हमारे एक प्रोफेसर साहब ये कहते थे कि प्रेम के लिए भी तैयारी की ज़रूरत होती है, वो तैयारी मानसिक होती है। ये जो सेशन है वो तैयारी के बारे में है, बट वो तैयारी इस एस्पिरेंट सीरीज़ की तैयारी के बारे में, तैयारी से पहले की तैयारी, ये इस सेशन का नाम है। और मैं इसके लिए बुला रहा हूँ उन दोनों लोगों से आप आज मिल चुके हैं। सबसे पहले दोबारा तालियों से स्वागत कीजिए कमाल के किरदार गढ़ने वाले एस्पिरेंट सीरीज़ के राइटर दीपेश सुमित्रा जगदीश जी का। और फिर से आपके बीच, जिन्हें आप जब सड़क पर चलते हुए देखते हैं तो शायद जो पहला नाम ख्याल में आता है वो उनका असल नाम नहीं आता, उनके किरदार का नाम आता है। मैं बुला रहा हूँ बारिश में भीगते हुए, खुद रोते हुए आपको और आसमान को रुलाने वाले सनी हिंदुजा, यानी कि आपके प्रिय संदीप भैया। अब हमें ये बताया गया है कि समय कम है, हमें जल्दी जल्दी सवाल पूछने हैं। और दीपेश, पहली चीज़, अभी थोड़ी देर पहले आप सबने स्क्रीनिंग देखी सीज़न 2 के एपिसोड 1 की। पहला सीज़न हम सब ने देखा है। ये दूसरा सीज़न जिस ओर बढ़ रहा है, ये कहानी जिस ओर जाती है, उस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, या कहें कि हुक क्या है? बेसिकली इसको आई थिंक दो तरीके से हम इस दो नज़रिए से इस शो को देख सकते हैं। एक तो ये कि क्योंकि हमने इतिहास देखा है फर्स्ट सीज़न में कि संदीप भैया अभिलाष के मेंटर रहे हैं और अभिलाष ने बहुत कुछ सीखा है संदीप भैया से, लेकिन संदीप भैया निकाल नहीं पाते हैं। पीसीएस अफसर हैं, लेकिन वो आईएएस जिस कद के लिए वो पहुंच लगा रहे थे वहाँ नहीं पहुंचे हैं। और अब सेकंड सीज़न में अभिलाष अफसर बन चुका है, जो हमने फर्स्ट सीज़न में भी देखा था, एक झलक मिली थी उसकी। डीएम बन चुका है वो। डीएम बन चुका है। और यहाँ पे आकर के हम देखते हैं कि जो मेंटर और मेंटी का जो ओहदा है वो अभी भी अभिलाष, जैसे सेकंड सीजन में देखते हैं तो उसको अभी भी आदर्श मानता है। जैसे हम एक फर्स्ट एपिसोड अगर आपने देखा है तो उसमें एक वो बात कहता है कि अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। वो जानता है कि संदीप जो कर रहा है वो ठीक कर रहा होगा, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। अभिलाष के ऊपर चैलेंजेस हैं, मतलब वो जिस तरह से, जिस नज़रिए से चीज़ों को देखता है, जिस तरीके से, अपने तरीके से जिस तरह से चीज़ों को करना चाहता है और जिस ब्रॉड पर्सपेक्टिव में वो सोच रहा है, संदीप भैया के उनके विचार कहीं मिल नहीं रहे हैं। और ये टकराहट ही इस पूरे सीजन का क्रक्स है। दूसरा, एक अभिलाष के पर्सपेक्टिव में भी समझा जा सकता है इसको कि जैसे कि ये कह सकते हैं कि दोस्ती जो है, बिकॉज इसका एक यूनिवर्सल इमोशन जो है वो अभी भी दोस्ती है, जो फर्स्ट सीजन में भी था। तो जैसे कि हमने यहाँ पे परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन जो इमोशनल और जो फ्रेंडशिप का जो क्रक्स है, जो रिलेशनशिप है, वो मेंटेन है। इसलिए एक कॉमन फैक्टर मिलता है फर्स्ट और सेकंड सीजन में भी, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी सा इंटेंस हो चुकी हैं। तो अभिलाष जो डीएम बन चुका है, वो दोस्ती उसकी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से वर्क करती है, जो संदीप भैया के साथ है, और एक दोस्ती कैसे अफेक्ट होती है जो उसके प्रोफेशन से बाहर है। तो इनको दोनों नज़रियों से वो किस तरह से उनसे फेस करता है और दूसरों पर उसका क्या असर होता है उसके उस पद का। तो ये दूसरा उसका एक इमोशनल क्रक्स है। तो इन दोनों चीज़ों के साथ हम इस पूरे सीजन को देख सकते हैं। सनी, आपसे बात करते हैं तो कभी कभी सनी भैया निकल जाता है और संदीप हिंदुजा निकल जाता है ना। कैरेक्टर और आप गड्ढमड हो गए, और बहुत कम एक्टर्स को ये सौभाग्य मिलता है कि वो एक ऐसे किरदार को निभाएं कि किरदार बड़ा हो जाए, सड़क पे निकलें और लोग किरदार का नाम लें। उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा आप, क्योंकि आई एम श्योर वो इमोशनल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। बिल्कुल, और आप चाहें तो संदीप सनी भैया हिंदुजा भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी कि उससे वो एक किरदार के नाम से जानता है। तो इसमें सिर्फ सनी हिंदुजा की इसमें जीत नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर वो किरदार के नाम से अगर मुझे जाना जा रहा है तो उसका थोड़ा परसेंटेज होगा मेरा, लेकिन जो लिखा गया है,
जो मेरा जेन्युइनली मानना है कि जो हीरो होते हैं, जो रूट्स होते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, वो राइटर्स होते हैं, है ना। तो जो लिखा और पिरोया जो हमारे मेन आदमी बैठे हैं, वो उनकी जीत है। जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ऑफ कोर्स, जिन्होंने ट्रस्ट करके लगाए ये सारी चीज़ें, अपना हार्ट एंड सोल लगा के, एंड नॉट ओनली डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, बट ऑल्सो ऑल दी टेक्नीशियंस। दिखते, देखो मैं हमेशा से बोलता आता हूँ कि दिखता एक चेहरा है, लेकिन उस एक चेहरे के पीछे 5,000 लोग हैं। तो ये उन 5,000 लोगों की जीत है। और एज एन तो एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप हो दिख रहे अकेले, लेकिन आपके पीछे वो 5,000 लोगों का आश्वासन है, विश्वास है, वो आपको उस पे खरा उतरना है। और उसके बाद अगर कहीं थोड़ी बहुत जान बची कुची है, तब जाके शायद आपका अपना वो आता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये मुझे कैरेक्टर के नाम से जाना जा रहा है, तो ये हमारी एज अ टीम जीत है। और ये चीज़ें इतनी प्यार से, इतनी बखूबी से रीच हो पाई हैं, इतनी अच्छी से इसे बनाया गया है कि ये एक सौभाग्य की बात है कि एक लाइफ में किसी को इस तरीके का सौभाग्य मिले कि उसे एक कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। एंड इट्स अ विक्ट्री इन इटसेल्फ, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव बीन एबल टू प्ले दिस रोल, एंड पीपल कॉलिंग मी बाय द नेम ऑफ संदीप। आई एम ओनली ग्रेटफुल। बहुत सारे सीन्स पर बात की जा सकती है, पर सबसे पहले सबसे पॉपुलर सीन सीज़न 1 का, बारिश हो रही है, सनी हिंदुजा या संदीप भैया भीग रहे हैं, और पता नहीं लग रहा है कि आसमान रो रहा है, कि वो रो रहे हैं या देखने वाले लोग रो रहे हैं। वो सीन, जैसे मैं शुरू आपसे करना चाहता हूँ, उस पर फिर आपसे, इन्होंने लिखा और आपने निभाया। वो सीन जो लिखा, मतलब जिस तरह से आपने लिखा था, आपने ये सोचा था कि जितना इम्पैक्टफुल वो बनेगा। संतोष हुआ वो सीन देख करके। और इसके अलावा भी जो भी सीन्स आपने लिखे, जिस रूप में वो बाद में आए, सबसे पसंदीदा सीन्स में वो कौन से हैं सबसे? नहीं, मैं इस सीन का थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताना चाहूँगा कि ये पेपर पे ये सीन में संदीप भैया नहीं थे फर्स्ट इनिशियल स्टेज में। जब वहाँ पे सेट पे आई थिंक सनी की और अप्पू का डिस्कशन हुआ, क्योंकि सनी शूट कर ही रहे थे, और तो ये डिस्कशन हुआ कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये होना चाहिए। ये स्क्रिप्ट में पहले उस सोच पर नहीं था ये। अभी से मैं अप्पू को भी क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने वहाँ पे तुरंत, मुझे ऐसा लगता है ये अप्पू का ही आइडिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अप्पू का आइडिया था वहाँ पे कि संदीप भैया को वहाँ पर होना चाहिए। फिर एक तो दूसरा ये भी था कि अप्पू को बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं, तो बारिश बहुत अच्छी फिल्म आता है। तो मैं भी अक्सर, जब हम तो काम करते ही रहते, तो मैं उसको बोलता नहीं इसमें भी बारिश डाल ले क्या, तो और उसको क्या है कि अप्पू को बजट भी मिल जाता है, क्योंकि उसने एक दो बार अच्छी बारिशें कर ली हैं। तो वो अप्पू ने बोला कि मैं उसमें बारिश करना चाहता हूँ, तो मुझे लगी, तो मैं पहले ही रेडी हो गया था, हाँ बिल्कुल करते हैं इसमें। फिर ये हुआ कि जब सनी को ये हुआ कि संदीप भैया को वहाँ रखते हैं, तो जब ये एडिट पे तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, पर क्योंकि मैं वो सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि लिखा इसलिए नहीं था कि अरे जब अगले एपिसोड में पहुंचते तो पता चलता संदीप भैया जा चुके हैं। तो जब ये सीन मेरे पास आया, जब एडिट पे अप्पू ने मुझे भेजा, तो मेरे और अप्पू के बीच बात हुई, और संदीप भैया शुरुआत से ही दिख रहे हैं वहाँ पर, और अच्छा है, उनका इम्पैक्ट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर हमको फील हुआ कि यार एक जो धक है ना, वो फील नहीं हो रहा। तो फिर तो मैंने बोला अप्पू को कि यार अप्पू एक काम करते हैं कि इसको एंड में रखते हैं, संदीप भैया के लास्ट में दिखे, वो जो लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए। और अप्पू और मैंने डिस्कस हुआ, और फिर अप्पू ने उस चीज़ को किया, और मुझे लगता है कि वो सीन शायद पूरे एस्पिरेंट 1 सीजन का सबसे बेस्ट सीन है। मतलब ये क्रेडिट मैं अप्पू को देना चाहूंगा। ये आप लोगों को वो सीन पसंद है? मैं क्रेडिट अप्पू और दीपेश दोनों को देना चाहूंगा, क्योंकि ये सोचना, चलो, और उसके पहले मैं थोड़ा बैकड्रॉप दे दूं। दीपेश हमारे सेट पे नहीं रह पाए थे बिकॉज ही वॉज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उनका तबीयत ठीक नहीं थी, और हम लोग मिस कर रहे थे दीपेश को। इनफैक्ट आप दीपेश को भी याद नहीं होगा, मैं मिला नहीं था दीपेश से, मेरी शायद बात भी नहीं हो पाई थी बिकॉज इज़ नॉट वेल, बट मैं हमेशा सेट पे बोलता था कि यार दीपेश आ पाएगा, हम मिल पाएंगे कि नहीं। एंड अप्पू ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट द फैक्ट दैट कि दीपेश है नहीं, अब हमें ही करना है, तो वो वाली चीज़ें भी थी। बट
बाद में जब ये शूट वूट हुआ एडिट के टाइम पे जो इन्होंने ये किया, अप्पू ने वो उस वक्त डिवाइस किया कि वो ऐड किया सीन उस वक्त जो भी डिस्कशन करके, लेकिन जो इन्होंने बाद में डिस्कशन करके उसका ऑर्डर जो भी किया, तो ये क्रेडिट ये टीम को जाता है, अप्पू, दीपेश एंड द एंटायर टीम जो वो मतलब वो फैसला मुझे लगता है कि, और मतलब वही शायद उसका सबसे हाईलाइट सीन है, मतलब वो सीन। और जब अभिलाष दौड़ता है, मुझे लगता है कि वो पूरा आई थिंक मतलब सबसे बड़ा इमोशन है सीजन 1 का, अभिलाष का भागना और संदीप भैया को उस बरसात में रोना। तो ये मतलब हाँ, ये अप्पू का इसमें काफ़ी क्रेडिट है, और ये पूरा जिस तरह से आया है ये बहुत ही कमाल। इसलिए मैं पहले में निराश था कि अरे जब अप्पू ने जब वो आया तो बात हो रही थी, अप्पू ने संदीप भैया को भी डाला है, मैं अरे नहीं यार उसको तो अगले सीजन में उस तरह से आना था, तो बोला नहीं अच्छा लग रहा है, फिर अप्पू ने एडिट भेजा, तो फिर वो डिस्कस हो, तो मुझे लगता है वो कालजयी सीन है, मतलब वो बहुत ही अच्छा। और सनी ने तो जिस तरह से मतलब एक्चुअली वो जो आपने बोला ना कि आसमान रो रहा है या संदीप भैया रो रहे हैं या दर्शक रो रहा है, तो वो एक्चुअली वो है, वो सीन वो कालजयी है, वो एक्चुअली मेरा फेवरेट सीन है वो। सनी, एक चीज़ आपने जिक्र किया कि ये सेट पर आते थे पर उस सीन के समय नहीं थे। एक राइटर का शूटिंग के समय सेट पर होना एक्टर को किस तरह से हेल्प करता है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना सेट पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पूरा ढांचा है, जो कहानी का ढांचा है, वो पूरा जो पिरोता है ना, जिस हम लोग स्क्रिप्ट जब तैयार होती है ना तो हम उस स्क्रिप्ट से जुड़ते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 2-3 महीने आप जुड़ोगे उससे बनने के पहले, अगर किस्मत अच्छी हुई, उतना मौका नहीं मिलता है, विच आई ट्राई टू आई प्रे कि मुझे मिले। दीपेश को भी पता होगा, मैं बोलता था कि भाई स्क्रिप्ट का क्या करें, पर क्या होता है ना कि हम लोग जुड़ते हैं जो भी 2-3 महीना होता है, लेकिन ये लोग जो हैं जो दीपेश जो लिखते हैं वो साल भर से जुड़े हैं उस स्क्रिप्ट से, उन किरदारों से, उन सारी चीज़ों से। तो उस किरदार का इस समय अगर हमें कोई डिस्कशन भी करना है कि किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये वो जो बोलते हैं कि वो मॉरल पुलिस वाली जो बात होती है ना, जिससे पता होता है कि ये सही है कि ये नहीं है, तो उस लिहाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि नहीं। देखो हम कभी कभी हमारी नासमझी की वजह से हम आर्ग्यू भी करते हैं कि भाई यार ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, बट एक्चुअली में तो ढांचा जिन्होंने जो बनाया है, वो जो जिसके साथ जिए हैं इतने टाइम तक, वो इन्होंने किया है। तो इवेंचुअली जो चीज़ें होती हैं वो राइटर ही हमें बता पाता है, जो कि हमें बाद में पता चलता है लार्जर पर्सपेक्टिव में कि हाँ ये था तो सही इस तरीके से हुई, नहीं होता तो शायद कुछ अलग होता, फिर उसका वो अलग चीज़ें होती। लेकिन चूंकि राइटर मौजूद होता है तो वो राइट दिशा पे और राइट तरीके से कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है, ताकि फिर हम आगे के हिसाब से अगर सोचें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस लिहाज में बहुत ज़रूरी है राइटर का रहना। एक चीज़ और, अब सीज़न 2 आ रहा है, सीज़न 1 बहुत हिट हो गया ये रोल। जब आप एक वक्फे के बाद, एक थोड़े समय के बाद सीज़न 2 की शूटिंग शुरू करते हैं, आपको फिर से संदीप भैया के किरदार को याद करना है अपने जहन में। आपको याद करना है कि इंटेंस किरदार है, कम बोलता है, कई बार एक्सप्रेशन से काम चला लेता है, लहजा कैसा था, वॉल्यूम क्या था, पिच क्या था। एक गैप के बाद जब सीज़न 2 की शूटिंग करते हैं, वो चैलेंजिंग होता है थोड़ा उस कैरेक्टर को रिकॉल करना, या फिर आ गया एक बार खांचे में फिट हो गया तो ईजिली रिकॉल कर लेते? देखिए आसान तो कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो किया हुआ किरदार हो या नए वापस उस किरदार को नए सिरे से कर रहे हो या पहले कर चुके हो। एक बेनिफिट सिर्फ मेरे पास ये था कि थोड़ी हरियाणवी की प्रैक्टिस कर चुका था, 1 साल हो गया था उसको, है ना, 1-2 साल हो गए थे। एंड ऑल्सो बीच में संदीप भैया शो किया था, तो फिर वो प्रैक्टिस और उसको रवानगी हो गई थी, या वो बाद में किया शायद, जो भी, हाँ, तो वो रवानगी तो पहले ही आ गया था ना। हाँ, तो वो रवानगी हो गई थी। तो उस लिहाज में लैंग्वेज के हिसाब से जो आपको एक समय समझने के लिए चाहिए होता, वो एक बेनिफिट डेफिनेटली था। लेकिन चूंकि मेरे लिए भी ये पहली बार था एक तरीके से कि ना फुल फ्लेजेडली सीजन 2 में एक सेम किरदार कर रहे हो, तो मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखना, उसमें बहुत कुछ सीखा मैं कि कि मेरे पर्सनल प्री कंसीव नोशंस शायद उतने इम्पॉर्टेंट ना हो। राइटर डायरेक्टर जो बोल रहे हैं और जो जिस तरीके से वो आगे पिरो रहे हैं उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैंने सीखा, और वो एक तरीके से नया ही था मेरे लिए, है ना।
हम काफ़ी डिस्कशंस करते थे और बहुत हेल्दीली हम लोग बहुत बातचीत करते थे, एंड ही वाज वेरी वेरी काइंड ऑफ हिम दैट ही हैज़ ऑलवेज obliged with helping me understand, helping me discuss. तो ये सारी चीज़ें की हमने, एंड वो मुश्किल उतना ही होता है, और आप मुश्किल और आसान इज अगेन अ पर्सपेक्टिव, पर अगर आपके साथ राइट माइंड्स और राइट लोग जुड़े हुए हैं ना, तो फिर वो आसानी से निकल जाता है सफ़र। ये और मुझे तो लगता है कि आई थिंक थोड़ा सा आसान इसलिए रहा होगा क्योंकि इतना प्यार मिला इनको, तो दर्शकों ने भूलने नहीं दिया होगा संदीप भैया को, तो बार बार इनको याद आता अच्छा मैं तो ये हूँ। लेकिन एक वैसे सॉरी, आई थिंक शूट बाद में हुआ है, रिलीज पहले हुआ है। हाँ, शूट बाद में हुआ है, वो अभी मुझे याद आया, रिलीज की वजह से हम कंफ्यूज हो गए। इनकी टीम ना बाहर से देखने से ऐसे लगता है, मतलब मैं शूट पे तो रहा नहीं कभी, बहुत फंडू टीम है ये वाली जो है ना, बहुत फन करते होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि कंटेंट भी बहुत फनी और बहुत मज़ेदार। ये वाला हालांकि जो सीरीज़ है काफ़ी इंटेंस है, पर जिसके पहले भी जो चीज़ें इन्होंने बनाई है उसमें फ़न बहुत रहता है। सेट के पीछे का कुछ फ़न बताइए, कुछ किस्सा हुआ हो, सबसे ज़्यादा मज़ेदार बातें। शरारती कौन है सेट पे सबसे ज़्यादा? शरारती तो नवीन और अप्पू दोनों। अप्पू शायद एक नोच ऊपर ही है, सबसे ज्यादा अप्पू ही है। अप्पू है, वो तो सबसे बहुत शरारती अप्पू है, वो सबको उकसाता रहता है। और मुझे लगता है बहुत माहौल लाइट रखता है अप्पू, एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा सीरियस नहीं करता है वो, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम। बहुत सहज भाव में और प्यार मोहब्बत में हंसते खेलते निकल जाता है। बाकी लोग को डर लगता है यार, शूट होगा नहीं कंप्लीट, अप्पू चल यार वो बाकी लोग डर रहते हैं, डायरेक्टर को डरना चाहिए, अरे टाइम पे शूट नहीं खत्म हुआ तो बाकी लोग डर रहे होते हैं, अरे बैठा इधर शूट कौन करेगा। कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मज़े ले रहा है। हाँ, वो सबसे ज्यादा मजे कर रहा होता है, लेकिन वो फिर पहुंच के सब टाइम पे, कभी कभी टाइम के पहले भी खत्म हो। या एक चीज़ बताइए दीपेश, स्टूडेंट लाइफ पर, स्टूडेंट से जुड़े या स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हुए जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, वेब सीरीज़ बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं कि आपको रियलिटी भी दिखानी है, पर आपको डीमोटिवेट भी नहीं कर देना है उन छात्रों को जो बहुत सारे सपने देख रहे हैं अभी। तो एक संतुलन होना चाहिए, साथ में जो वो देखेंगे उससे कुछ मतलब निकालेंगे और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, कोई गलत संदेश ना जाए, भाषा कनेक्ट हो, आपके किरदार जो भाषा बोल रहे हैं, जो डायलॉग्स हैं, उनसे वो रिलेट कर पाएँ। कौन कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जब आप स्टूडेंट्स के लिए कोई भी कंटेंट बनाने निकलते हैं? एक तो वही है, मतलब जैसा आपने बोला रिलेटेबल होना बहुत ज़रूरी है ना, वो हमारे लिए शायद इसलिए इस सीरीज़ के एग्जाम्पल के साथ बताते चलिएगा कि जैसे डायलॉग्स में आपने कौन सी ऐसी चीज़ें की कि आपको पता था कि इस तरह के डायलॉग्स नहीं चलेंगे छात्रों के साथ, हाँ, ये चलेगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें जैसे वही ना, एक मतलब वही आता है कि एक रिलेटेड, जैसे हम बात करते हैं, मतलब हम भी उसी एक बहुत ही मतलब गांव देहात और इन जैसी जगहों से आए हैं, तो हम आज भी जिस तरह से बात करते हैं ऐसे ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत फोकस नहीं करता कि मुझे अलग से कोई शब्द गढ़ने हैं किसी, अब जैसे कोई कैरेक्टर कुछ अलग तरीके से बोल रहा है तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन अगर जैसे कि अब संदीप भैया हैं तो अब उनका है, तो मैं उसमें ये ध्यान रखता हूँ कि जैसे अगर वो एक रीजन से आते हैं, इसमें एक ये भी एक फैक्टर रहता है कि अलग अलग तबके के, अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के, अलग अलग क्षेत्रों के जब लोग आप लेते हैं तो आप एक लार्जर ऑडियंस को कवर करते हैं, और उसमें फिर ये है कि बस उस भाषा के जो सबसे साधारण शब्द हैं, है ना, जो जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मेरे आसपास के लोग समझते हैं, उस तरह के, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं देते, क्योंकि जैसे आप ज़्यादा एफर्ट देने लगेंगे तो आई थिंक फिर वो लैंग्वेज बहुत हैवी होने लगेगी। तो जैसे मैं जैसे दिमाग में सोच रहा होता हूँ, और सोचता आदमी वही है जैसा वो बोल रहा होता है, तो वैसे ही मैं लिखता चला जाता हूँ उसमें। अब जैसे कि वो है कि ये अक्सर, क्योंकि एक ये पर्पज़ रहता है, देखो दो तरह से होते हैं एंड की, एक आप उसको झकझोर देते हो निराशा में कि यार जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, इस सेंस में होता है। एक ये है कि जब इस तरह की सीरीज़ बनानी है तो उसमें एक मेहनत, एक स्ट्रगल करते हैं लोग, पर एक ये अप्रोच रहती है यार इतनी मेहनत हमने दिखाई है उस कैरेक्टर की, तो उसको एक वो उम्मीद की किरण देना, मुझे लगता है कर्तव्य सा फील होता है कि वैसा होना चाहिए, क्योंकि जो दर्शक उसको देख रहे हैं तो एटलीस्ट, क्योंकि किसी को नेगेटिव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो उससे सीख सकते हैं, है ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए उसमें पॉजिटिव एक एंड दिखाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है ना। और आई थिंक शायद भारत की या दुनिया की सबसे अच्छी फिल्में भी शायद
वही रही हैं जिनकी शायद पॉजिटिव एंड रहे, जो एक उम्मीद पे छूटे हैं। मतलब ज़्यादातर सिनेमा में एक अच्छा ना कि हैप्पी एंडिंग वाली चीज़ें तो वो अच्छी लगती हैं। एक स्ट्रगल के बाद एक हैप्पी एंडिंग देते हैं तो वो एक अच्छी उम्मीद, एक और अच्छे आई थिंक शायद मोटिवेट ज़्यादा होते हैं। अगर आप उस तरह की एंडिंग रखते हैं तो शायद थोड़ी सी निराशा हो जाए लोगों को, लेकिन अगर कुछ सच्चाई बतानी है तो वो भी ज़रूरी होता है। वो डिपेंड करता है किस तरह की क्या आप चीज़ें बना रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह की कहानी में हम वही बताना चाह रहे थे कि निराश नहीं होना है। इसीलिए जो अंत में वो जो कविता बोलता है अभिलाष, जो कि दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई फर्क नहीं तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है। कुंवर नारायण जी की कविता है वो। तो इस कविता ने मुझे बहुत इंस्पायर किया अपनी लाइफ में। तो वो जो है वो उस अभिलाष की जर्नी का पूरा सार है। तो वो किसी के लिए भी अगर वो सही से लैंड करती है, सही से वो पहुंचती है दर्शकों जो हम कहना चाहते हैं, तो वो उम्मीद से भर देती है कि कोई भी कुछ भी पा सकता है। इसी तरीके से फिर हम जैसे बीच बीच में कुछ ऐसे लाइनें हम रखते हैं, जैसे कि डायलॉग साधारण होते हैं लेकिन कुछ पंच लाइन्स होती हैं जो अचानक से कुछ ऐसी बात होती है जो मोटिवेट कर जाती है। तो ये खासकर जब स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं तो बीच बीच में एक उस तरह का कैप्सूल अच्छा रहता है कि अचानक से विटामिन खा लिया, अरे वाह जोश आ गया, फिर से आप आई थिंक फिर उसके स्ट्रगल में जाते हो तो आप उसके साथ बह रहे होते हो, फिर आपको एक विटामिन खिला दिया, फिर आप उसके साथ हो लेते हो। तो आई थिंक उस तरह का है कि पावर मिलती रहती है। तो स्टूडेंट्स के बनाने के लिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ध्यान मैं रखता हूँ, तो रखना चाहिए शायद। बाकी हर राइटर की, डायरेक्टर की, कलाकार की एक अलग अप्रोच होती है। अब मैं और ये चीज़ और कहना चाहूँगा कि लैंग्वेज की बात आई तो आप जब पूछ रहे थे हरियाणवी के बारे में, तो इस बार सीज़न 2 में दीपेश भाई सेट पे थे तो मैं आश्वस्त था क्योंकि ये हरियाणा के ही हैं, तो उस लिहाज में इन्होंने पूरा लैंग्वेज को संभाला था। तो ये मैं कहना चाहता था। जी आप पूछिए। एक सवाल ये कि हमें बार बार इशारा किया जा रहा है कि आप लोगों की फ़्लाइट है और हमें आपको जल्दी छोड़ना है, तो मैं बहुत सारे सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन ये सवाल के ये सीरीज़ उन लोगों के लिए तो है ही जो सक्सेसफुल हो गए, जो उस प्रक्रिया से गुजरे, पर उन लोगों के लिए भी वो ढांढस बंधाती है जो नहीं सक्सेसफुल हो पाए यूपीएससी की लड़ाई में। उन्होंने दूसरे रास्ते चुने और शायद वहाँ सक्सेसफुल हो गए। आपके जीवन में इस तरह के मौके कभी आए कि ऐसा लगा है कि आप एक मुहाने पर खड़े हैं और शायद यहाँ से निराशा भी घेर सकती है, या शायद कोई इसके बाद कह सकता है यार ये अनसक्सेसफुल हो गया, पर कोई एक चीज़, कोई एक किताब, कोई एक व्यक्ति, कोई एक कविता, कोई एक बात, कोई एक कथन, कोट जिसने आपको प्रेरित किया, मोटिवेट किया और इस लड़ाई में बनाए रखा और आप स्टार बने दोनों लोग? देखो मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये मेरे साथ कोई भी स्ट्रीम आसान नहीं है, कोई भी चीज़ हासिल करना आसान नहीं है। सबकी जर्नी होती है और उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आपको गुजरना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों से, निराशाएं भी होती हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो गलत नहीं है, ये भी एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें दरअसल आपको एजुकेट कर रही हैं, ये सिर्फ सिखा रही हैं आपको। तो मेरा यही मानना है कि अगर निराशा है इसका मतलब जल्दी आशा भी आने वाली है, सफलता है तो उसके बाद सफलता ही है, कभी भी कांस्टेंट एक चीज़ नहीं रहती है। और मेरे लाइफ में पर्सनली मेरे डैड बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग और डिटरमिन्ड रहे हैं, तो वो मेरे साथ खैरात में आता है। मेरी मॉम जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही हैं, तो वो पॉजिटिविटी भी मेरे साथ जो है खैरात में आ गई है। तो मैं इन चीज़ों के साथ रहता हूँ जो मेरे लिए एक तरीके से औजार बने, जो मेरे लिए एक वेपन बने, जो मुझे सपोर्ट करे। और ये मानना कि आप हमेशा ही निराश रहोगे, ये गलत है। हमेशा दो पहलू होते हैं, हमेशा लाइफ हमेशा ऐसे चलती है ना, स्ट्रेट लाइन में आप जी नहीं रहे हो, स्ट्रेट। तो वही है कि ईसीजे के ग्राफ की तरह जी, तो हाई है, लो है, तो लो आ गया तो है, कुछ सिखा के जाएगा, फिर हाई आएगा। तो यू हैव टू लिव लाइक दैट एंड दैट इज लाइफ एंड यू हैव टू लिव। इसी में ही आपको अपना पीस ढूंढना है और अपनी आकांक्षाएं और मंशाओं को होन करते रहना है। यही सच है, जहाँ हो उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ते रहोगे, ये मैं मानता हूँ। दीपेश आपके लिए?
हाँ मतलब डेफिनेटली देखिए वो अब जिस तरह की हम इंडस्ट्री में भी हम हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, मतलब इवन लोगों के साथ मतलब हम इतने उतार चढ़ाव हैं कि एक फिल्म ही अचानक से आपका पूरा साल की नहीं चली तो पूरा बहुत लंबे टाइम तक आप थोड़े से उदास रहते हो, कितनी मेहनत उस चीज़ में लगती है। तो ये और एक चल जाती है तो फिर पूरा साल में भी शायद बड़ा खुशी से गुजरता है, अगला जब तक प्रोजेक्ट नहीं आता तो फिर अगला झटका फिर शायद इधर होगा उधर होगा, तो उस धार पे आप लगातार चलते हो, उतार चढ़ाव लगातार आते रहते हैं। धीरे धीरे आप सीख जाते हैं, पर लेकिन जब उस पूरे इस दौर में जब ये सब चल रहा होता है तो डेफिनेटली मुझे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती रहती है। जैसे मैंने बताया कि ये तो मेरी एक ऐसी कविता है जो मुझे हमेशा मतलब बहुत समय से, इवन मेरे जीवन में ये कविता बहुत पहले आई थी पर मुझे पता नहीं था कभी इस तरह से ये अभिलाष की भी जर्नी बन जाएगी कि जो अगर इस कविता को हम पूरी तरह से समझे तो अभिलाष की पूरी लाइफ दिखती है इस पूरी कविता में। तो कभी कभी तो ऐसा है एक्चुअली ये भी है कि मतलब ये कविता के लिए शायद पूरी अभिलाष की जर्नी लिखी गई है। तो वो है मतलब ये कविता मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि जब तुम पाओगे कोई फर्क नहीं, सब कुछ लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। मतलब जीत लेना तो खैर एक सफलता है ही, लेकिन लगातार लड़ते रहना भी वो किसी सफलता से कम नहीं है। तो मतलब वो निराशा आप थोड़ा सा उबर जाते हो उस चीज़ों से। बहुत सारी लेकिन फिल्में होती हैं, आप कुछ अच्छी फिल्म देख लेते हो, आप बहुत कुछ अच्छी कमाल की किताब पढ़ लेते हो, आप कुछ ऐसी चीज़ पढ़ लेते हो जिसमें ऐसा लगता है अरे हाँ मतलब खामखा परेशान हो रहे, जीवन तो व्यर्थ ही है। तो आप कुछ एस्ट्रोफिजिक्स वाला कुछ ऐसा देख लेते हो तो मतलब लगता है कि यार हम तो खामखा लड़ रहे हैं, हमारा तो बहुत एक छोटा सा प्लेनेट भी नहीं है, अब तो उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको वापस से उभारती रहती हैं और आपको उस जर्नी में बनाए रखती हैं। तो वैसा है, बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। इंसान के इवोल्यूशन की कहानी हिस्ट्री जिसने पढ़ ली उसको लगता है कि हाँ, तो फिर आपको ज़्यादा इतना 200 साल की हिस्ट्री है हमारी लिए। हाँ, मुझे तो जेन्युइनली फिल्मों के अलावा फिल्में तो बहुत मोटिवेट करती हैं और वो बहुत ज़्यादा सिखाती हैं, इंस्पायर करती हैं। मुझे एक्चुअली लोग जो मिलते हैं ना वो भी बहुत मोटिवेट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है उनको जानना, उनको समझना, उनकी लाइफ क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, वो क्यों क्या कर रहे हैं और कहाँ आप किस तरीके से पहुँचे हैं। तो ये चीज़ें भी मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, लोगों से मिलना। और हमें पता भी नहीं है कितने लोग कितना कमाल का काम कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। तो वो चीज़ें जानना, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होती है और ऐसा लगता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं, यू नो। तो वो फिर निराशा में फिर वो थॉट ही नहीं आता है, फिर आता है कि भाई आगे क्या करना है, आगे क्या बढ़ना है। सॉरी मैंने काटा आपको, कंटिन्यू। 3 बार इशारे किए जा चुके हैं मेरे पीछे से कि अब आपको छोड़ना है। सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लो एक साथ। पर फिर भी एक सवाल मैं ज़रूर पूछ लूँगा और संक्षेप में जवाब उसका कि आपकी जो कहानी है वो जिस तरह आपने कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया उसमें कि जो मेंटोर था वो अब जूनियर है और जो जूनियर था वो अब डीएम है। एक कॉन्फ्लिक्ट और है कि संदीप भैया एक डिस्टिलरी है उसमें मज़दूर काम करते हैं और संदीप भैया को लगता है कि इस फैक्ट्री का मालिक जो है मज़दूरों के साथ अन्याय कर रहा है। पर अभिलाष को लगता है कि जब फैक्ट्री के मालिक को पैसे नहीं, वो कमा नहीं रहा है तो देगा कैसे। और एक लड़ाई दिखती है जो आइडियोलॉजी की लड़ाई है ना। ये इस कहानी में होनी चाहिए और ये इस कहानी का एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट है। ये रियलाइज़ मतलब ये एलिमेंट के तौर पे फिट किया गया या इस कहानी को लिखा तो आपको लगा कि यार ये तो ये हुए बिना हो ही नहीं सकता है। तो ये एलिमेंट के बारे में, इसकी कहानी, इसके पीछे की कहानी के बारे में थोड़ा बताइए। ये दोनों तरीके से आता है बेसिकली। ये बेसिकली पहले तो ये भी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट, अगर जैसे ना कई बार सिनेमा और स्क्रिप्ट कहानी एक टेक्निकल, उसका एक टेक्निक भी होता है कि जैसे कि आपने एक क्लाइमेक्स होता है, एक उस तरह जैसे खासकर इवन ये हमेशा से चलता आ रहा है। इवन शायद हम कहें तो हमारे जो लिटरेचर है, जो पुराने माइथोलॉजी रहे, उसमें भी इस तरह का एक ग्रामर दिखता है कि भाई एक हीरो होगा, एक विलन होगा, है ना, फिर उसमें एक क्लाइमेक्स भी आएगा, फिर आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। तो ये हमेशा से ये है। तो इशारे हो रहे हैं तो बेसिकली पहले ये था कि द्वंद्व होना ज़रूरी है उसमें। फिर धीरे धीरे करते हुए फिर क्या है कि एक समाज में जिस तरह की चीज़ें रही हैं और जिस तरह के मुद्दे रहे हैं और उनसे आप डायरेक्टली जोड़ दो जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में लोगों को समझ में आते हैं, जो बहुत आम शायद लोगों की नज़र में आते हैं, और लेकिन वो डीएम से जुड़े हुए भी मुद्दे हों। तो आई थिंक ये मजदूर और वो जो दुनिया है वो मुझे लगा कि वो शायद बहुत गांव देहात, और क्योंकि बहुत किस्से सुने, क्योंकि हम जिस गांव में परिवार में बहुत फैक्ट्रियों में काम करते थे, हमेशा मालिकों की बुराई होती थी,
और मालिकों का एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, है ना। तो ये हमेशा समझते रहे। तो मुझे ये एक रियलाइजेशन था कि यार ये शायद उन लोगों को भी समझ में आता है, मजदूर और ये किस्से, जैसे कि 70s के समय भी जब एंग्री यंग मैन का दौर चल रहा था, उस समय भी ये मजदूर और ये इस तरह के मुद्दे थे। तो इवन जैसे अमिताभ बच्चन के कितने किरदार यही हैं, कादर खान ने जो फिल्में लिखी हैं। इवन हमारा शिवांकित है, उसने बोला कि यार आजकल मजदूरों का मुद्दा है, ये कौन सुनेगा, ये तो 70s में होता था। पर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि यार ये आई थिंक शायद ग्रास रूट पे ये चीजें समझ में आती हैं। हम जो कॉन्फ्लिक्ट कहना चाह रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत आसानी से पहुंच सकता। हम किसी और हम 7 रुपए भी लड़ाई करवा सकते थे 7 रुपए तो किसी को चमकेगा होगा, बट नहीं, बहुत ग्रास रूट पे था कि सिंपल सी चीज हो। तो सिंपल करना एक पर्पस था और उस कॉन्फ्लिक्ट को इम्पैक्टफुल आना एक पर्पस था। तो वो एक जरिया लगा कि यार वो एक अच्छा है जिसमें शायद हम एक बात भी कह सकते हैं और इसमें कोई गलत नहीं है, सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं। संदीप भी गलत नहीं कर रहा है, अभिलाष भी गलत नहीं कर रहा है। वो वेब सीरीज में एक अच्छी बात ये भी है कि वो हिस्सा देखने के बाद आपको ये लगेगा देखने वाले को कि कोई राय नहीं दी गई है, दोनों पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स हैं और वो एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका इस कॉन्फ्लिक्ट को निभाते हुए आपका तजुर्बा कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी है जो कि बहुत बखूबी से बहुत क्लियर है। उसका मुद्दा उसके लिए क्लियर है, मेरा मुद्दा मेरे लिए क्लियर है। अब वही वाली बात है ना, लाइफ में कोई सही और गलत नहीं होता है। इट्स जस्ट इन बिटवीन दैट इज़ व्हाट इज़ द रियलिटी एंड दैट इज़ व्हाट इन सिंप्लिसिटी टर्म्स में वो कैसे हम पोर्ट्रे कर सकें। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड वही है कि कोई सिचुएशन शायद गलत हो सकती है, लेकिन कभी भी किसी का कोई आदमी सही या गलत कभी भी नहीं होता है। उसके लिए आपके लिए वो चीज़ सही हो, दूसरे के लिए वो गलत हो सकती है, दूसरे के लिए वो सही हो, आपके लिए गलत हो सकती है। एंड दैट इज़ ऑल दैट इन बिटवीन, उसी के बीच में हम जूझ रहे हैं। दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ एंड दैट इज़ व्हाट आई फील एंड आई थिंक दैट इज़ ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट इन द शो। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत की, मतलब आपका धन्यवाद कि दीपेश भाई और सनी भाई ने समय दिया और आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया। 2 सेशन से बातचीत की। हिंदू कॉलेज के जो छात्र आखिर तक रुके हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। हिंदू कॉलेज के प्रबंधन मैनेजमेंट का शुक्रिया। मुझे मालूम है कि सवाल बहुत ज़्यादा हैं बट इशारे बहुत ज़्यादा हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।